Hello students, let's start our third chapter, the Delhi Sultans. In this chapter we will see about the Delhi and Delhi Sultans. You have noticed that in the previous two chapters there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital. The reason is Delhi became an important city only in the 12th century. 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, तो 12th सेंचुरी में दिल्ली जो थी वो एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी. दिल्ली became the capital firstly under the kingdom of तोमारा राजपूत. सबसे पहले तोमारा राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. तोमारा कौन थे? इनको ना अजमेर के जो चौहान्स थे दे वर डिफीटेड बाय देम. मतलब तोमारा राजपूत वर डिफीटेड बाय चाहमनास और चौहान्स ऑफ अजमेर. अजमेर के चौहान से इन्होंने इनको हराया था. तो ये इन दोनों डिनेस्टीज़ के टाइम पे जो दिल्ली थी वो एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी. तो इट वाज अंडर द तोमारा एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. इन दोनों के टाइम पे जो दिल्ली थी वो एक कमर्शियल सेंटर बनी. बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स थे वो सिटी में आए और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट करवाए. देन इस टाइम पे फिर क्या हुआ कि कॉइन्स मिंट होने शुरू हुए, मतलब कॉइन्स बने एंड जिसको उस टाइम पे दहली वाल बोला जाता था. एंड दे हैड द वाइड सर्कुलेशन, मतलब कि एज अ करेंसी दैट वाज यूज. एंड देन इन द 13th सेंचुरी की बिगनिंग में जो दिल्ली थी वो उसका बहुत ही वास्ट एरिया हो गया. आसपास के जो कितने सारे जो एरियाज थे दैट वर इंक्लूडेड बाय द इन द दिल्ली सल्तनत, जैसे दिल्ली आयकूना हो गया, सीरी या जनपद, ये वाले जो एरियाज थे दीज वर एडेड इन बाय द दिल्ली सुल्तान. नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हाउ वी नो अबाउट दैम. तो although there are the inscriptions, coins and architecture that provide a lot of information to us, but the best or the valuable source is the histories that were written in the Persian language, which was the administrative language during Delhi Sultans. ये जो histories उनके बारे में लिखी गई हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पर्शियन लैंग्वेज में, दैट वाज द मेन सोर्स अबाउट बाय विच वी नो अबाउट दिल्ली सुल्तान्स. तो ये जो इनकी हिस्ट्रीज़ होती थी इन रूलर्स की, इसको त्वारिख बोला जाता था. एंड द त्वारिख्स वर द लर्नड मैन, सेक्रेटरी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स है या पोइट या कोर्टियर्स है. तो ये इनके ऑथर्स होते थे, राइटर्स होते थे. और ये ना सिर्फ जो इवेंट्स होती थी उस टाइम पे उनको लिखते थे या देखते थे, इसके साथ एडवाइज रूलर्स ऑन द गवर्नेंस इन फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल. इसके साथ साथ वो राजा को रूलर को एक जस्ट रूल करने के लिए या बेटर रूल करने के लिए गाइड भी करते थे. तो इसमें ऐसे एक एग्जांपल्स दी हुई है. द सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब जो फ़खर आई मुदब्बिर थे 13th सेंचुरी में, देवर द क्रोनिस्लर राइटर थे. तो उन्होंने बताया कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. एक किंग कभी भी सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि कई अटैक कर मतलब दूसरे राजा के ऊपर अटैक करने, दूसरा राजा जब अटैक कर देता है तो ही नीड द प्रोटेक्शन फॉर दैट, और उसके लिए ही फुली डिपेंडेड अपॉन द सोल्जर्स. तो सोल्जर्स जो किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरीज. और सैलरीज कहाँ से आएंगे? देवर फ्रॉम द पीजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. तो पीजेंट्स कब टैक्स देंगे? ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी. सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पीजेंट्स थे या फार्मर्स होते थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, ताकि अगर वो खुश होंगे, वेल्दी होंगे, तभी वो अपना जो रेवेन्यू है एज वो टैक्स है वो पे कर पाएंगे, और उसी की वजह से जो सोल्जर्स को सैलरीज वगैरह दी जाएंगी. The authors of Tariq were mainly lived in cities and hardly ever in villages. Villages में बहुत ही कम या नहीं रहते थे, वो mainly cities में रहते थे. And they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. और वो ये सोच के histories लिखते थे कि बदले में they will get the rewards from the sultans. And these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order. वो राजा को सुल्तान को गाइड करते थे कि कैसे उन्होंने एक आइडियल सोशल ऑर्डर फॉलो करना है, विच वाज बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस. तो जो कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस पे बेस हो, एंड दीज आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. और ये आइडिया सबके साथ शेयर नहीं किए जाते थे, ओनली विद द सुल्तान दीज आइडियाज़ वर शेयर्ड.
Now, birthright, what is birthright? These are the privileges claimed on account of birth. For example, जैसे हम बोलते हैं कि a child had the birthright on the parents' property, तो ये क्या है कि बच्चे का बर्थ राइट है कि उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो उसको मिलती है। तो ऐसे उस टाइम पे यही बर्थ राइट होता था कि वही किंग बनेगा जो उस फैमिली में पैदा हुआ है। तो इट इज़ द बर्थ राइट ऑफ द चाइल्ड बॉर्न इन द रॉयल फैमिली दैट ही विल बी द किंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। Next is gender distinctions. Gender distinctions means the social and biological differences between the women and men. Usually it was thought that the men are superior than the women. So इसी से related one example is there. In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश daughter रज़िया became सुल्तान। 1236 में जो सुल्तान थे इल्तुतमिश उनकी डाटर रज़िया सुल्तान बनी। बट मिनाज आई सिराज उस टाइम पे क्राउन मिनिस्टर थे। दे टोल्ड अस दैट दे रोट दैट शी वाज मोर एबल एंड मोर क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स, बट सुल्तान वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। अपने सभी ब्रदर्स से वो ज़्यादा एबल, ज़्यादा क्वालिफाई थी, बट बिकॉज शी वाज अ वुमेन सो सुल्तान वाज नॉट कंफर्टेबल कि एक जो लेडी है, एक वुमेन है, वो रूलर बने। एंड रूलर के उसके साथ साथ जो दूसरे उसके नॉबल्स थे, जो उसके दूसरे जो रिच पर्सनस थे या उसके जो फेथफुल पर्सनस थे, दे वर आल्सो नॉट हैप्पी दैट she would be the ruler. So she was removed from the throne in 1240. 1236 में वो सुल्तान बनी थी और 1240 में उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया उस थ्रोन से। Our next topic of the chapter is from garrison town to empire, मतलब द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कैसे दिल्ली सल्तनत जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रैली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसन्स। 13th century के बिगनिंग तक जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका सिर्फ ये जो उनका फोर्टिफाइड एरिया होता था जो कि गैरिसन से ऑक्यूपाई होता था, तो वो सुल्तान उससे आगे तक नहीं जाते थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड्स ऑफ द सिटीज़, और जो सुल्तान से वो खुद क्या थे, वो जो सिटीज़ की हिंटरलैंड होती थी उसको कंट्रोल करते थे। एंड देयरफॉर डिपेंडेड अपॉन, इसी से वो ट्रेड या ट्रिब्यूट वो डिपेंडेड होते थे। बट ये इसकी वजह से क्या होता था कि कई बार प्लंडर ऑफ सप्लाईज, मतलब लूट खसूट भी हो जाती थी। तो इन दिस पैराग्राफ वी रेड अबाउट टू मेन वर्ड्स, दैट इज़ hinterland and garrison town. Hinterland, the land adjacent to a city or port that supply it with goods and services, मतलब एक सिटी के साथ के एंड लैंड या पोर्ट के साथ एक लैंड जो कि सिटीज़ को रेगुलर गुड्स और सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड करवाती थी। नॉर्मल लैंग्वेज हम जैसे गोडाउन बोलते हैं आजकल, जहाँ से चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, एक्सेस माल रखा जाता है, लाइक दैट। तो हिंटरलैंड क्या होता था कि पोर्ट और सिटी के साथ वाली लैंड जहाँ से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती थी। एंड नेक्स्ट वर्ड हमने न्यू देखा गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन क्या होता है? इट इज़ अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स। जैसे आप बोल सकते हो आर्मी एरिया, लाइक इन द सिंपल लैंग्वेज, मतलब एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट चार दीवारी जिसमें सोल्जर्स को रखा जाता था ताकि ज़रूरत के टाइम पे तो सोल्जर्स कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द रूलर्स और द okay student, this is sufficient for today. In our next video we will continue the chapter. Thank you, have a good day.